हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा लेसन 6 चल रहा है, जिसका नाम है संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी, मीडिया एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका हम पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं। आज हम अपना पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। हम पार्ट फर्स्ट को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, जिसमें हमने संचार के बारे में पढ़ा कि संचार किसे कहते हैं, संचार की परिभाषा जानी। उसके बाद संचार के कौन कौन से तत्व हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि सेंडर, मैसेज और रिसीवर, ये संचार के तत्व हैं। और हमने संचार के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। आज हम इस चैप्टर को आगे करते हैं पार्ट 2 में, जिसमें हम संचार माध्यम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपना पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ से हम अपने चैप्टर को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में समझेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज संचार माध्यम या मीडिया को परिभाषित कीजिए। आपने ये शब्द बहुत सुना होगा कि मीडिया में अभी क्या चल रहा है, आज मीडिया में ये जानकारी आई है। यानी कि अपने अपने बात को किसी माध्यम के द्वारा लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या है, संचार माध्यम है। मतलब अपना जो भी व्यू है, अपनी जो भी बात है, उसके लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसे हम मीडिया कहते हैं। तो रेडियो सुनते समय या टेलीविजन देखते समय आप जो सुनते हैं या देखते हैं, वह आपको किसी ना किसी रूप में प्रभावित करता है। यह संचार माध्यम का एक प्रभाव है। जैसे हम अपने जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग अलग जगहों पर क्या घटित हो रहा है, और अपने इंटरेस्ट के टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कई लोग होते हैं जिन्हें रेडियो सुनने का शौक होता है, कई लोग होते हैं वो टीवी देखते हैं और सारी जानकारी सुनते हैं और अपने पसंद के कार्यक्रम देखते हैं। तो यह संचार माध्यम का ही प्रभाव है कि जो माध्यम उनको पसंद आता है, वो उसी को स्वीकार करते हैं। विज्ञापन और कार्यक्रम जिन्हें हम टीवी पर देखते हैं, थिएटर या टीवी पर जो फिल्में देखते हैं, अखबार में जो समाचार पढ़ते हैं, राजनेता का भाषण, कक्षा में शिक्षक द्वारा किए गए अनुदेशक किसी उपकरण के ठीक से काम न करने पर पर की गई शिकायत, या घर बैठे इंटरनेट द्वारा की गई खरीदारी, इन सभी में सामान्य बात यह है कि इन संदेशों को विविध क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए किसी न किसी माध्यम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर हमें अपनी बात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचानी होती है, तो हम किसी ना किसी माध्यम का उपयोग करते हैं। आपने ऑनलाइन एक सूट खरीदा और उसमें साइज की प्रॉब्लम हो गई, तो आप उसके लिए एक मैसेज डालते हैं कि मुझे ये सूट चेंज करवाना है। यानी आपने अपना एक संदेश किसी को सेंड कर दिया, आप सेंडर हो गए और जो सामने वाला है वो प्राप्तकर्ता हो गया। तो ये जो जानकारी है, इसको वहां तक पहुंचाने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। उसे हम क्या कहते हैं, मीडिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी न्यूज है, वह कौन से माध्यम से हमारे द्वारा पहुंच रही है, अखबार के द्वारा हमारे पास पहुंच रही है। सुबह सुबह सभी लोगों के पास अखबार पहुंचता है और वहां पे वो लास्ट डे पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है, क्या क्या घटित होता है और इन फ्यूचर क्या होने वाला होता है, यह सारी जानकारी अखबार के द्वारा प्राप्त करते हैं। अलग अलग जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास अलग अलग माध्यमों की हमें आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी से बात करते हैं या किसी को बात करते हुए सुनते हैं, तो हवा उस माध्यम के रूप में कार्य करती है जिसमें ध्वनि तरंग संचरित होती है, क्योंकि कोई भी ध्वनि शून्य में संचरित नहीं हो सकती है। यानी कि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, उसे संचरित होने के लिए, प्रसारित होने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। अतः संचार एक प्रक्रिया है, तो संचार माध्यम वह साधन है जो धारणा, विचारों, भावनाओं, नए तथ्यों, अनुभवों आदि को प्रेषित और प्रसारित करने के लिए संचार के विभिन्न तरीकों का प्रयोग करता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ऊपर, और डेफिनेशन यह रहेगी संचार माध्यम की। यह एक प्रोसेस है। संचार क्या है, यह एक प्रक्रिया है। तो संचार माध्यम, मीडिया ही वह साधन है जो धारणाओं, यानी एक व्यक्ति की क्या धारणा है, क्या विचार है, उनकी भावनाओं और नए तथ्यों, जो नई जानकारी है, नए अनुभव आदि को
प्रेषित यानी कि फैलाना, संचारित करना के लिए संचार के विभिन्न तरीकों का प्रयोग करता है। अब जैसे आप देख रहे होंगे, अभी आपको ये कोविड का टाइम चल रहा है, जिस समय आपके टीचर अलग अलग माध्यमों का उपयोग करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई यूट्यूब से वीडियो बना रहे हैं, तो कोई अपनी वॉइस स्टोर करके आपको सेंड कर रहा है, वॉइस मैसेज डाल रहा है, कोई व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ा रहे हैं, कोई अलग अलग ऐप का यूज करके उसके ऊपर वीडियो बना के आपको पढ़ा रहे हैं, कोई आपसे मीट के द्वारा मीटिंग कर रहे हैं, कोई जूम के द्वारा मीटिंग कर रहे हैं। इस प्रकार अलग अलग माध्यम है जिसके द्वारा आप तक प्रत्येक सब्जेक्ट की जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, यह क्या है? यह संचार माध्यम की परिभाषा है। जनसंचार माध्यमों में संचार के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रौद्योगिकियों की मात्र उपस्थिति ही संचार की अभिव्यक्ति नहीं है। संचार माध्यमों का लक्ष्य हमेशा विभिन्न वर्गों में अज्ञातनामा दर्शक श्रोता समूह है। मतलब संचार माध्यम के अंतर्गत खाली यह नहीं है कि आपने अपनी बात पहुंचा दी, बल्कि एक बहुत बड़े जन समूह को अपना ये उसका लक्ष्य यह है कि हमेशा विभिन्न वर्गों में प्रत्येक वर्ग के अंदर वो जानकारी पहुंचनी चाहिए। जो भी दर्शक है, श्रोता है, उनके पास अलग अलग माध्यमों के द्वारा जानकारी पहुंचाना क्या कहलाता है? मीडिया या संचार माध्यम कहलाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है मीडिया किसे कहते हैं, या मीडिया को परिभाषित कीजिए। तो आप उसमें यह डेफिनेशन लिखेंगे कि मीडिया वह प्रक्रिया है, तो संचार माध्यम ही वह साधन है जो कि धारणाओं, विचारों, भावनाओं, नए तथ्यों, नए अनुभव आदि को प्रेषित और प्रसारित करने के लिए संचार के विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया करता है। उसे हम क्या कहते हैं? मीडिया कहते हैं। अब आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि डिफरेंट तरीके के मीडिया का यूज किया जा रहा है और पूरा सभी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। कहीं सोशल मीडिया का यूज किया जा रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, अलग अलग प्रकार के सोशल मीडिया है जिनका उपयोग किया जा रहा है, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं, मीडिया के साधन हैं जिनके थ्रू जानकारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या पूरे समुदाय तक पहुंचाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार माध्यमों का वर्गीकरण कीजिए और उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। पहली स्लाइड में हमने संचार की परिभाषा के बारे में जाना। अब हम संचार के माध्यमों का वर्गीकरण करेंगे कि किन किन माध्यमों के द्वारा संचार का वर्गीकरण किया गया है और उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। तो संचार माध्यम को दो भागों में बांटा गया है, पारंपरिक संचार माध्यम यानी ट्रेडिशनल मीडिया और आधुनिक संचार माध्यम यानी मॉडर्न मीडिया। अब पहले मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे तक अभी पहुंचाने लगा है। पुराने जमाने में भी, पहले भी संचार के अनेक साधन थे। ट्रेडिशनल मीडिया था जिसके द्वारा अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक और समुदाय तक पहुंचाने का कार्य किया जाता था। अब इसमें कौन कौन से उदाहरण थे जिसमें आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं? पहले हम डेफिनेशन समझेंगे कि ट्रेडिशनल मीडिया कहते किसे हैं। पिछले कुछ समय तक अधिकांश ग्रामीण विस्तार कार्य पूर्णतः मेलों और रेडियो जैसे पारंपरिक संचार माध्यमों पर निर्भर था। अब ये जो पारंपरिक संचार माध्यम है, ये ट्रेडिशनल मीडिया के बारे में बात की जा रही है कि इनके माध्यम से कोई भी संदेश एक समुदाय तक पहुंचाने का कार्य किया जाता था, जिसमें मुख्यतः क्या होता था कि ये मेले लगाए जाते थे और रेडियो के ऊपर अनाउंसमेंट किया जाता था। उसमें कृषि से संबंधित जानकारी है, किसी त्योहार से संबंधित जानकारी है, कोई विशेष रोग अगर फैल रहा है तो उसे किस तरीके से उस दौरान सावधानी की जाए, या कोई भी अच्छी और बुरी जानकारी लोगों तक पहुंचाने का सबसे पुराना साधन क्या था? रेडियो था। आज भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में अंतरव्यक्तिक संचार माध्यम मुख्य रूप से संचार का सर्वाधिक प्रयुक्त और प्रभावी माध्यम है। अब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि एग्जाम्पल जानेंगे कि कौन कौन से ट्रेडिशनल मीडिया के एग्जाम्पल हैं। आपको ट्रेडिशनल मीडिया समझ में आ गया होगा कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए और समुदाय में पहुंचाने के लिए पहले मेलों का, रेडियो का प्रयोग किया जाता था, जिससे सारी जो जानकारी होती थी वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा दी जाती थी।
अब इसके एग्जाम्पल क्या है? कठपुतली, लोक नृत्य, लोक रंग, रंगमंच, मौखिक साहित्य, मेले और त्योहार, अनुष्ठान, प्रतीक संकेत, पोस्टर, पत्र पत्रिकाएं और अन्य स्थानीय मुद्रित सामग्री पुरातन काल से ही विभिन्न पारंपरिक लोक संचार माध्यमों का उपयोग संचार के देसी माध्यमों के रूप में किया जाता रहा है। आपने देखा होगा कि कोई भी जानकारी पहुंचाने के लिए कठपुतली का शो किया जाता था। अब आप इसमें देख रहे हैं कि कोई भी मैसेज दिया जा रहा है, जैसे बालिका शिक्षा के ऊपर दिया जा रहा है, बालिका विवाह पे दिया जा रहा है, या शिक्षा से संबंधित दिया जा रहा है, स्वास्थ्य से संबंधित दिया जा रहा है, या गांव की कोई समस्या है उसको बताने के लिए, तो इस तरीके के माध्यम का उपयोग किया जाता था कि जिससे लोगों के अंदर उसमें इंटरेस्ट भी बने और लोग उस मैसेज को अडॉप्ट कर सके, स्वीकार कर सके और उसके ऊपर अपना उसका पालन कर सके। इसलिए कठपुतली का कार्यक्रम बहुत ही प्रभावी रहता था, सभी जने बहुत इंटरेस्ट के साथ इसको देखते थे। इसके अलावा हर स्टेट का, हर जगह का, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, वहां के लोक नृत्य, लोक रंग और रंगमंच के ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते थे और जिससे मैसेज दिए जाते थे। जो भी मैसेज जनता तक पहुंचाना होता था, आपको पता है कि मेलों में कार्यक्रम किया जाता है। जैसे अभी दिवाली आने वाली है, तो उससे पहले दशहरे के टाइम में वहां पे दशहरा के लिए मेले लगते हैं, वहां पे लोग जाते हैं, अलग अलग तरीके के मैसेज दिए जाते हैं। और जब रावण दहन होता है तो एक मैसेज दिया जाता है, जैसे कि प्रदूषण को दूर करना है, आतंकवाद को हटाना है, शिक्षा के ऊपर जोर देना है, स्वास्थ्य के ऊपर सुधार देना है। तो इसके ऊपर कोई ना कोई मैसेज दिया जाता है और उसके बाद वह प्रक्रिया की जाती है। ऐसे ही प्रिंट मीडिया, जिसमें पोस्टर लगाए जाते हैं, मैसेज बांटे जाते हैं बड़े समुदाय को, बड़े वर्ग को। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, ये सारे ट्रेडिशनल मीडिया के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज इसके कुछ अति लोकप्रिय उदाहरण भी है, पारंपरिक लोक रंगमंच और नाटक जैसे जात्रा बंगाल। अब इसमें क्या था कि हर स्टेट की अपनी एक भाषा होती है, अपना एक संस्कृति होती है, तो यह कोशिश की जाती है इस प्रकार से संचार को या मैसेज को प्रेषित किया जाता है कि वहां के लोग अपनी ही भाषा में उस मैसेज को समझ सके और उसे अडॉप्ट कर सके। क्योंकि कोई भी अगर जानकारी दी जा रही है तो जो प्राप्तकर्ता है वो उसे स्वीकार करे। ठीक है, तो इसके लिए वहां के अलग अलग संस्कृतियों के माध्यम से संदेशों को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि बंगाल के अंदर जात्रा फेमस है, उत्तर प्रदेश के अंदर रामलीला और नौटंकी है। जैसे ये आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें ये बंगाल का पिक्चर है जिसके अंदर जात्रा का जो फंक्शन किया जाता है उसके बारे में है, और नेक्स्ट रामलीला के बारे में है। इसमें मैसेज कन्वे किया जाता है। विदेशिया बिहार का है, तमाशा महाराष्ट्र, यशगान दशावतार कर्नाटक और भवाई गुजरात। ये नौटंकी है वो कानपुर का फेमस है, उत्तर प्रदेश का। इस प्रकार अलग अलग ये पिक्चर्स है। जैसे ये पिक्चर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये भवाई नृत्य है जो कि गुजरात का फेमस नृत्य है, महाराष्ट्र का लोक डांस है। इस प्रकार ये अलग अलग नृत्य हैं और लोक नृत्य हैं जिनके द्वारा की संदेश जनता तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये एक माध्यम का कार्य करते हैं। इसी प्रकार के विभिन्न मौखिक साहित्य और संगीत के मिश्रित रूपों में मूलतः लोक और जनजातीय गीत नृत्य जैसे बोल और भतियाली, बंगाल, स्ना और दादोरिया मध्य प्रदेश, दूहा और गरबा गुजरात के अंदर। अब आपको पता होगा कि गुजरात के अंदर नवरात्रा के टाइम में गरबा का प्रोग्राम किया जाता है और ये पूरे 9 दिन तक चलता है। तो यह अलग अलग राज्य के अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक नृत्य होते हैं और लोग उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं और उनके द्वारा जो भी मैसेज दिया जाता है, एकता का, सहानुभूति का, प्रेम का और इसके अलावा भी अन्य मैसेज जो दिए जाते हैं वो लोग उसे स्वीकार करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे काफी सारे
कार्यक्रमों के नाम हैं, जिसमें राजस्थान द्वारा गाए जाने वाले गीत शामिल हैं। देश के उत्तर पूर्वी और अन्य जनजातीय समूहों के ऐसे विभिन्न ढोल महोत्सव हैं जिनमें ढोल का अत्यंत लयबद्ध तालों के साथ नाच और गाने का आयोजन किया जाता है। तो यह जितने भी नाच और गाने के आयोजन है, आप देखेंगे कि 26 जनवरी वाले दिन जो अलग अलग राज्य के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, जो क्या करते हैं, वो बेसिकली संदेश देते हैं। वो सभी लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं और उसमें अलग अलग संस्कृति के बारे में बताया जाता है। वहां पे इस समय क्या कार्य चल रहा होता है उसके बारे में संदेश, झांकियां निकाली जाती है। आप देखेंगे कि झांकी, जैसे दिल्ली के अंदर मेट्रो का काम चल रहा था, तो मेट्रो की एक झांकी निकाली गई। जहां का जो फेमस है, जैसे जहाँ का डांस फेमस है, जहाँ का साहित्य फेमस है, और वहाँ पे कोई कला फेमस है, जैसे कश्मीर है तो वहाँ का कश्मीर के अंदर जो चक्री है वो बहुत फेमस है। ये पिक्चर के अंदर, ये उसी की पिक्चर लगाई है मैंने स्टूडेंट्स। तो हर प्रकार की अलग अलग प्रकार की झांकियां निकाली जाती है, जिसमें उस राज्य की संस्कृति के बारे में और वहाँ पे क्या कार्यक्रम इस समय चलाए जा रहे हैं जो कि लोगों के लिए, समुदाय के लिए लाभदायक होते हैं। इनकी झांकियां मैसेज के द्वारा सभी तक पहुंचाई जाती है। पूरे भारतवर्ष में एक ही समय में एक साथ पहुंचाए जाने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही असंख्य त्योहार, मेले, सामाजिक अनुष्ठान, उत्सव, यात्राएं भी है, जिनके द्वारा देश भर के विभिन्न संप्रदायों के संदेशों, अभिव्यक्तियां, भावनाओं और परंपराओं का संप्रेषण होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो अनुष्ठान, यात्राएं की जाती है, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक समुदाय के द्वारा अलग अलग संदेश दिए जाते हैं, अभिव्यक्तियां होती है, उनकी भावनाएं होती है और उनकी परंपराओं का संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन किया जाता है। बदलते समय के साथ यह स्पष्ट है कि पारंपरिक संचार माध्यम आधुनिक दर्शकों और श्रोताओं के विभिन्न जानकारियां, सूचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ना तो पर्याप्त होता है, ना ही पूर्णतः समर्थ है। मतलब जो ये पारंपरिक संचार माध्यम है, ये पूरा पर्याप्त नहीं हो पाता और पूर्णतः समर्थ नहीं हो पाता है। अतः संचार माध्यमों की अनेक नई प्रौद्योगिकियां लोकप्रिय बन गई है। अब इसके अलावा लगता है कि अगर जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसके द्वारा सारी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई जा रही है, तो समय समय पर इसमें बदलाव किया जा रहा है और संचार के अंतर क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा रहा है और नई नई प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा रहा है, जिससे कि समुदाय के प्रत्येक सदस्य के पास धारणाओं, जानकारी, तथ्यों की, नई नई सूचनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे हमने ट्रेडिशनल मीडिया के बारे में पढ़ा। अब हम मॉडर्न मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड इज आधुनिक संचार माध्यम। मॉडर्न मीडिया किसे कहेंगे? पहले लास्ट स्लाइड में हमने परंपरागत मीडिया के बारे में पढ़ा, अब हम मॉडर्न मीडिया के बारे में पढ़ेंगे कि संचार में जिस प्रकार से परिवर्तन हुए हैं, हर दिन नए नए टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, उसके आधार पर आधुनिक मीडिया का जन्म हुआ है। आप देखिए कि अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो पहले इस तरीके का फोन यूज किया जाता था, उसके बाद फिर उसमें परिवर्तन किए जाने लगे, फिर मोबाइल फोन आने लगे जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते थे। और उसमें पहले सिर्फ आवाज ही आती थी, मतलब आप खाली बात कर सकते थे। उसके बाद उसके पिक्चर को इम्प्रूव किया गया, उसमें बहुत सारे परिवर्तन लाए गए और आज मार्केट में अलग अलग कंपनियां अलग अलग प्रकार के मोबाइल मार्केट में लॉन्च कर रही है, जिसमें बहुत सारी वैरायटी है, जिसमें यह बोला जाता है कि इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका स्टोरेज पावर बहुत अच्छा है, इसका साइज बहुत अच्छा है। बहुत सारे परिवर्तन जिस प्रकार लोगों को चाहिए होते हैं बाजार में, जिन नए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, वो हर दिन लाई जा रही है, उसके ऊपर नई नई रिसर्च की जा रही है। तो आधुनिक प्रौद्योगिकी के आगमन से संचार माध्यमों का आश्चर्यजनक विस्तार हुआ है। नई संचार प्रौद्योगिकी या जैसे मोबाइल फोन ऐसी आकर्षक विशेषताओं के साथ आ रहे हैं जिसने ब्रॉडकास्ट की गुणवत्ता यानी प्रसारण की गुणवत्ता और क्षमता में सुधार किया है।
आज यह जो उपकरण है, यह प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता बन गई है। सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे काम इस उपकरण के ऊपर संपन्न किए जाने लगे हैं और यह हर क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखा रहा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, अगर देखा जाए तो बैंकों में सारे काम कंप्यूटर्स के द्वारा, मोबाइल्स के द्वारा हो रहे हैं, शिक्षा के अंदर हो रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो हर क्षेत्र में इसका अपना एक इम्पोर्टेंस है, जहां पे कंप्यूटर प्रौद्योगिकी ने, आधुनिक संचार माध्यम ने अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। इन उपकरणों का आकार सुविधाजनक होता है, जिसके कारण यह ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में उपयोग के लिए उपयोगी हैं। इनसे आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी की पहुंच भी बढ़ गई है। अब चाहे गांव का व्यक्ति हो, चाहे शहर की जगह हो, हर जगह इस प्रकार से सारी इंफॉर्मेशन कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसमें संचार प्रौद्योगिकी की पहुंच बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में यह उपकरण है, जिससे सारी इंफॉर्मेशन उनके पास आसानी से पहुंच जाती है। कंप्यूटरों की उपलब्धता और इंटरनेट सुविधा से संचार माध्यम में एक नए युग में प्रवेश किया है। रेडियो, उपग्रह टेलीविजन, आधुनिक मुद्रण माध्यम, फिल्म प्रदर्शन की विभिन्न पद्धतियां, ऑडियो कैसेट्स और कॉम्पैक्ट डिस्क प्रौद्योगिकी, केबल और बेतार प्रौद्योगिकी, जिसमें कि तार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपने देखा है कि अब केबल हर एक घर में अवेलेबल है। पहले जब टीवी चलता था तो उसमें एक एंटीना हुआ करता था, जिससे कि टीवी चलते थे, पर अब वो तार हैं जिनके केबल के तार लगा दिए गए हैं, जिससे कि हर जगह हर इंफॉर्मेशन को इजीली पहुंचाया जाता है। मोबाइल फोन, वीडियो फिल्म, वीडियो आधुनिक संचार माध्यमों के कुछ उदाहरण हैं। आपको पिक्चर में भी नजर आ रहे हैं, ये नए नए आधुनिक उपकरण हैं जिनका उपयोग बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और इन्होंने प्रत्येक काम को सुविधाजनक बना दिया है और प्रत्येक काम कुछ ही क्षणों में संपन्न हो जाता है। जैसे प्रिंटर है, तो एक व्यक्ति एक जगह कोई ईमेल भेजता है और दूसरी जगह उसका प्रिंट आउट निकल जाता है और वो फ्यू सेकंड्स में ही दूसरे स्टेट में, दूसरे देश में भी पहुंच जाता है। तो आधुनिक संचार माध्यम का आज के परिवेश में बहुत ज्यादा उपयोगिता बढ़ गई है। थर्ड क्वेश्चन है, संचार माध्यमों के कार्यों का वर्णन कीजिए। पहला है सूचना। इसमें सूचना प्रदान करना और सूचना आदान प्रदान करना दोनों शामिल है। हमने पहले वर्गीकरण पढ़ा, अब हम संचार माध्यमों के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से कार्य हैं जिनको कि संचार के द्वारा और संचार माध्यमों के द्वारा किया जा रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है? सूचना का आदान प्रदान करना। कोई भी सूचना है वो कुछ ही सेकंड में सभी के पास पहुंच जाती है। आज सूचना एक शक्ति है। विभिन्न संचार माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविजन, पत्रिका और समाचार पत्रों आदि के जरिए संचार को सुगम और आसान बना दिया गया है। ये माध्यम है जो कि संचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रेडियो सुनना बहुत पसंद करते हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और वो साथ में रेडियो चला के रखते हैं, जिससे उनको सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि कहाँ पे ट्रैफिक कितना है, मुझे कौन से रास्ते से जाना है, आज सुबह से क्या घटनाएं चल रही है, राजनीति के क्षेत्र में क्या हो रहा है, खेल में क्या चल रहा है। हर एक क्षेत्र की इंफॉर्मेशन सभी व्यक्तियों के पास पहुंचाने का काम संचार माध्यमों का होता है। सेकंड है सहमत करना और प्रेरणा देना। हम अपने समक्ष आई धारणा और विचार को हमेशा स्वीकार नहीं करते। दर्शक श्रोता को किसी धारणा के स्वीकार करने के लिए तैयार करने के लिए उपयुक्त संचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए दर्शक श्रोता को मनोदशा और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की गहन समझ जरूरी है। कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें पूरे एक बड़े समूह के पास पहुंचानी है, तो लोगों को की उसमें सहमति बनाने के लिए बार बार उस मैसेज को रिपीट किया जाता है और सब तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि लोग उसको स्वीकार कर सकें। थर्ड है मनोरंजन। पारंपरिक और आधुनिक संचार माध्यम मनोरंजन के अनेक विकल्प प्रदान किए हैं, जो लोक संचार माध्यम से शुरू होकर मौखिक परंपरा से सीधे घर तक डीटीएच टेलीविजन द्वारा प्रसारित होता है। शैक्षणिक प्रयोजनों में भी शिक्षा को आसान और रोचक बनाने के लिए संचार माध्यमों का प्रयोग मनोरंजक रूप से में किया जाता है। अब आप देखेंगे कि बहुत सारी टेक्निक आ गई है, अब पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग
कर दी गई है और उसका सबसे बड़ा प्रभाव संचार माध्यम का रहा है। इसका आपके पास एग्जाम्पल है कि आपकी बुक्स में जितना भी मटेरियल अवेलेबल है वो सब आपके पास आपके फोन में भी है। आप पूरी की पूरी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, आप गूगल के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, यूट्यूब के द्वारा ले सकते हैं, हर एक जगह पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। बस आपको एक क्लिक करने की देरी होती है और जो आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है वो आपके सामने आ जाता है। आपको किसी फेमस गायक गायिका के गाने सुनने हैं, किसी भी तरीके का मनोरंजन, आपका कोई प्रोग्राम देखना छूट गया, ठीक है, तो आप उसको 2 दिन बाद भी देख सकते हैं। तो मनोरंजन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। फोर्थ है व्याख्या। संचार माध्यम का प्रयोग विशेषकर चित्र, लेखीय प्रस्तुतिकरण तथा तथ्यों और आंकड़ों, कई जटिल और कठिन संकल्पना को आसान बनाता है। उदाहरण के लिए मानचित्र या ग्रुप के मॉडल की सहायता से किसी भौगोलिक क्षेत्र को ढूंढना और समझना उसके बारे में केवल किसी पुस्तक को पढ़ने से आसान हो जाता है। जैसे कि अगर हम किसी पुस्तक में ढूंढें कि वो जगह कैसे है, कहाँ है, तो उसे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर अगर हम चित्रों के द्वारा और व्याख्या के द्वारा देखते हैं, यानी संचार माध्यमों का प्रयोग करके चित्रों के द्वारा, प्रस्तुतिकरण के द्वारा उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया जाता है। नेक्स्ट है मूल्यों का संप्रेषण। संचार माध्यमों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह हितकारी मूल्यों के संप्रेषण के द्वारा एक स्वस्थ समाज के विकास को बढ़ावा दे। उदाहरणार्थ मूल्यों के बारे में शिक्षा हेतु, शिक्षा देने हेतु कहानी के रूप में कठपुतली और कार्टून फिल्मों का प्रयोग, यानी कि मूल्यों का संप्रेषण, यानी कि जो वैल्यूज हैं उनको जनता तक पहुंचाना और उसके लिए पारंपरिक और आधुनिक दोनों तकनीकों का उपयोग करके यह कार्य किया जा सकता है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी कठपुतली आज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। अगर कोई भी मैसेज कन्वे करना हो और अगर वह कठपुतली और कार्टून फिल्मों के द्वारा किया जाता है तो वह बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो वैल्यूज को कम्युनिकेट करने का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। शिक्षण अथवा प्रशिक्षण। उपयुक्त संचार माध्यम की सहायता से स्थानीय भाषा में नए अधिगम अनुभवों और स्थानीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना हमेशा अध्ययन अध्यापन अनुभव में वृद्धि करता है। यहाँ पे क्या बताया गया स्टूडेंट्स की संचार माध्यम के द्वारा शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों में ही क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। स्थानीय भाषा में नए अधिगम अनुभवों और स्थानीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना, नए नए चीजों को सीखना, नई बातों को अनुभव करना और सीखना, और जो मेन प्रॉब्लम है उनके ऊपर ध्यान आकर्षित करना, यह इस अध्ययन अध्यापन में वृद्धि करता है। इनमें विभिन्न संकल्पनाओं पर आधारित मुद्रित शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतःक्रिया परक अनुदेश वाले वीडियो, ऑडियो कैसेट और डिस्क आदि शामिल है। जैसे एक हमें मैसेज कन्वे करना है स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत, तो उसके लिए जगह जगह पोस्टर लगाए जाते हैं, बार बार रेडियो में मैसेज किया जा रहा है, लोगों के द्वारा दीवारों पे पोस्टर लगाए जा रहे हैं, होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। तो ये क्या है कि किसी भी एक मैसेज को लेके लोगों को शिक्षित किया जा रहा है और उन्हें उसकी वैल्यू को बताया जा रहा है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए ही। स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह जानकारी सभी के अंदर संचार माध्यम के द्वारा दी जा रही है। ऐसे ही किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और कोई भी महत्वपूर्ण समस्या को लेके वह समस्या लोगों तक पहुंच, उस समस्या और उस समस्या के समाधान को करने के लिए लोगों तक संचार माध्यम का उपयोग करके शिक्षण और प्रशिक्षण किया जा रहा है। बहुत प्रकार की ट्रेनिंग है जो कि आज कोविड के टाइम में घर बैठे ही की जा रही है। मतलब अब जाने की भी जरूरत नहीं है उस पर्टिकुलर एरिया में, और घर बैठे ही मोबाइल के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है। मीट लिंक के द्वारा गूगल के बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिनके द्वारा जूम मीटिंग से, मीट से, गूगल क्लासरूम से बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हो गई है जिसमें कि बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है और दूसरे लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, मीटिंग्स की जा रही है। मतलब संचार माध्यम ने अपना इतना महत्वपूर्ण रोल अदा किया है इस दौरान, जिसमें किसी भी काम को छोड़ा नहीं गया है, कोई काम बंद नहीं किया गया है, बल्कि घर बैठे ही सभी जानकारी को पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। 7th है समन्वय। आधुनिक पारंपरिक
क्रियाकलाप संचार प्रौद्योगिकियों के आने से दूरी और पारस्परिक निकटता का महत्व कम हो गया है। संचार की गति, कार्यक्षेत्र और परिशुद्धता इस सीमा तक बढ़ गई है कि अब एक स्थान पर बैठकर पूरे भौगोलिक क्षेत्र में फैली वृहद परियोजनाओं का समन्वय करना बहुत आसान हो गया है। अब अगर कोई भी कार्य है तो उसमें कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। जैसे अगर मैं एक जगह पे बैठ के एक प्रोजेक्ट लॉन्च करती हूँ तो मैं अलग अलग स्टेट के लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर सकती हूँ और संचार माध्यम के द्वारा वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकती हूँ। तो दूरी को कम कर दिया है इस संचार ने। मतलब एक अगर कोई व्यक्ति बंगाल में बैठा है, कोई बिहार में बैठा है और वो कोई एक ही प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं तो संचार माध्यम के द्वारा इस कार्य को आसानी से संपन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यवहारगत परिवर्तन। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सभी विस्तार शिक्षा कार्यक्रम, चाहे वह स्वास्थ्य हो, साक्षरता हो, पर्यावरणीय मुद्दा हो, सशक्तिकरण कार्यक्रम हो और नव प्रवर्तनों को अपनाना हो, प्रभावी संचार की कला और तकनीक पर निर्भर करता है। संचार माध्यम से सभी उपयोगी संदेशों को संप्रेषण का मुख्य वाहक बना रहता है, जिसकी स्वीकार्यता से लक्षित लोगों में से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यवहार परिवर्तन होता है। अब किसी भी प्रकार का टॉपिक हो, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे साक्षरता से संबंधित हो, अनेक प्रकार के परिवर्तन करके चित्रों के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा, वीडियो कैसेट्स के द्वारा, छोटी छोटी फिल्म बना के लोगों के व्यवहार में परिवर्तन किया जा रहा है। अब लोग उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, उस चीज को समझ रहे हैं और यह सारी प्रक्रिया किसके द्वारा हो रही है? संचार माध्यमों के द्वारा उपयोगी संदेशों का संप्रेषण का मुख्य वाहक बना दिया है। जितने भी उपयोगी संदेश है वो लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं और उनके व्यवहार में परिवर्तन किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ईएमसी का प्रोग्राम चल रहा है, दिल्ली सरकार के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, उसमें आप देखेंगे स्टूडेंट्स की हर थर्सडे और पहले वेडनेसडे को हर दिन एक नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाई जाती हैं जो कि बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं और वो अपनी सारी जर्नी बताते हैं, सारी बातें बताते हैं। तो जो बच्चे हैं जो उद्यमी बनना चाहते हैं वो भी उनसे प्रभावित हो रहे हैं और वो ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो यानी कि एक संचार माध्यम के उपयोग से ही यह संभव है कि सभी बच्चे अपने घर में बैठ के ये लाइव इंटरेक्शन प्रोग्राम भी देखते हैं, तो अपने व्यवहार में उस तरीके से परिवर्तन करते हैं, वो उनसे प्रभावित होते हैं और अपने आप को भी एक सफल उद्यमी बनाने के बारे में सोचते हैं। उसी प्रकार कोई भी टॉपिक हो जिसके ऊपर कार्य करना हो तो संचार माध्यम की अहम भूमिका है। नेक्स्ट है विकास। संचार माध्यम राष्ट्रीय विकास का एक उत्प्रेरक माध्यम है। यह विशेषज्ञों और आम व्यक्तियों को आपस में मिलाता है, इसलिए विकास प्रक्रिया में संचार का स्थान अग्रणीय है। संचार माध्यम ने विकास की गति को तीव्रता प्रदान की है और संचार के माध्यम से लोगों को निकट लाकर इस विश्व को परस्पर जोड़ दिया है। पूरे विश्व को परस्पर जोड़ दिया गया है और विकास के ऊपर बहुत ही हर क्षेत्र में विकास किया जा रहा है। संचार माध्यम राष्ट्रीय विकास का एक उत्प्रेरक यानी एक माध्यम है। ठीक है, उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो कि किसी भी कार्य को संपन्न करने में सहायक होते हैं, एक माध्यम का कार्य करते हैं और प्रक्रिया को समाप्त करते हैं। यह विशेषज्ञों और आम व्यक्तियों को आपस में मिलाता है, इसलिए विकास प्रक्रिया में संचार का स्थान अग्रणीय है। विकास प्रक्रिया में संचार के बिना विकास प्रक्रिया अधूरी है। संचार और संचार माध्यमों का उपयोग करके किसी भी काम को संपन्न किया जा सकता है और दूरी को कम किया जा सकता है और इसने लोगों को परस्पर निकट ला दिया है, लोगों को जोड़ दिया है। आप देखेंगे, आप व्हाट्सएप के ऊपर आपकी पूरी क्लास का एक ग्रुप बना हुआ होता है जिसमें एक मैसेज कन्वे होता है और वो एक साथ 70 बच्चों के पास, 100 बच्चों के पास पहुंच जाता है। यानी कि ये संचार का ही बहुत बड़ा योगदान है कि फ्यू सेकंड में एक मैसेज अगर आपकी टीचर कन्वे करती है तो वो विद इन फ्यू सेकंड में सभी बच्चों के पास पहुंच जाता है। तो इस प्रकार यह संचार के कार्य हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें लिख कर और याद करें, आपको ये याद हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है संचार प्रौद्योगिकी क्या है, विस्तार से वर्णन कीजिए। लास्ट स्लाइड में हमने संचार माध्यम के कार्यों के बारे में जाना। अब हम
संचार प्रौद्योगिकी है क्या उसके बारे में जानेंगे, यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। वैश्विक परिदृश्य संचार क्रांति से गुजर रहा है और संचार प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से बदल रही है। बदल कैसे रही है यह प्रौद्योगिकी? जैसे जैसे हर दिन बाजार में नई मांग बढ़ती है, उसी के आधार पर परिवर्तन किया जाता है, तकनीकी विकास किया जाता है और किसी भी टेक्नोलॉजी को बदल दिया जाता है। और इसकी सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो आप मोबाइल्स में देख रहे हैं। हर दिन मोबाइल में एक नया फीचर आ जाता है जो कि हमें हमारे काम को और ज्यादा आसान कर देता है। जो आज नया है वह कल पुराना हो सकता है। बहुत कम समय में लोग सब कुछ जानना चाहते हैं, सूचना की अधिकता है और वह आसानी से उपलब्ध है, तथा पारंपरिक और आधुनिक माध्यमों की विस्तृत विविधता के माध्यम सबकी पहुंच में है। अब मतलब सभी के हाथ में कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये संचार के माध्यम है, जिसके कारण कि आधुनिक और पारंपरिक दोनों माध्यमों का उपयोग करके किसी भी जानकारी तक पहुंचा जा सकता है। यहीं पर संचार प्रौद्योगिकी की एक अहम भूमिका निभा रही है। हम अलग अलग समय में भूत और वर्तमान अलग अलग पृष्ठभूमि में, उदाहरण जैसे आज ग्रामीण, शहरी, जनजातीय संचार के लिए अलग अलग माध्यमों और संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते रहे हैं। संचार प्रौद्योगिकी का संबंध सूचना को नियंत्रित करने और संचार की सहायता देने के लिए विकसित और प्रयुक्त विभिन्न प्रौद्योगिकियों से है। इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी और भी शामिल है। अब इसमें बताया गया है कि जो भी नई सूचना आती है उसको नियंत्रित करने और संचार को सहायता देने के लिए विकसित और प्रयुक्त विभिन्न प्रौद्योगिकियों से है। देखो, जो सूचना है उसे कहीं ना कहीं नियंत्रित भी किया जा रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल भी किया जा रहा है। कोई गलत सूचना नहीं दे सकता है। अगर वो सूचना सही है तभी उसे आगे फैलाया जाना चाहिए, ऐसा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो संचार प्रौद्योगिकी में बहुत सारे नए परिवर्तन आए हैं, हर दिन नए नए रिसर्च होते हैं और मार्केट में एक नई प्रौद्योगिकी विकसित कर दी जाती है लोगों के उपयोग के लिए, लोगों के कार्यों को आसान बनाने के लिए, जिसका प्रयोग डाटा के प्रेषण के लिए किया जाता है, जो अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक संकेत या अंकीय डिजिटल हो सकते हैं, जैसे हार्डवेयर, संस्थागत तंत्र तथा सामाजिक मूल्य है, जिसका उपयोग व्यक्ति सूचना एकत्रित करने, आदान प्रदान करने के लिए करते हैं। अब आपने देखा कि जैसे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक संकेत भेजे जाते हैं, ईमेल किए जाते हैं, बहुत सारे अंकीय डिजिटल वर्ड्स का उपयोग किया जाता है और किसी भी इंफॉर्मेशन को दूर देशों तक पहुंचाया जा सकता है। तो यह क्या है? यह संचार प्रौद्योगिकी है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। अब जैसे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप गूगल के द्वारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर सर्च कर सकते हैं और आपको जिस भी टॉपिक में जानकारी हासिल करनी होती है, तो वो चाहे कितनी ही पुरानी हो और वर्तमान की हो, किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि सारी सूचनाओं को एकत्रित करके रखा जाता है, उस जो डाटा है उसको कलेक्ट करके रखा जाता है, जिससे कि उसका उपयोग किया जा सके। यह क्या कहलाता है? संचार प्रौद्योगिकी कहलाता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, संचार प्रौद्योगिकियों का वर्गीकरण कीजिए। क्लासिफिकेशन है, टेक्नोलॉजी को किस प्रकार बांटा गया है, तो इसे दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो है केबल यानी लैंड बेस्ड टेक्नोलॉजीज और दूसरी है वायरलेस टेक्नोलॉजीज। नाम से ही पता हो रहा है कि एक में तो तार के साथ जुड़ा हुआ होता है, जैसे लैंडलाइन टेलीफोन आपको याद होगा, और अब तो बहुत कम अवेलेबल है घरों में, पर पहले सभी घरों में लैंडलाइन टेलीफोन होते थे, जबकि मोबाइल का प्रयोग बहुत कम था। यह तार से जुड़े होते थे।
तो इसका उपयोग बहुत था और उसके बाद धीरे धीरे तकनीकी विकास किया गया और अब वायरलेस टेक्नोलॉजीज आ गई है जिसका प्रयोग केबल आधारित प्रौद्योगिकियों से अधिक महंगा हो सकता है। ये सस्ते होते हैं और ये बेतार प्रौद्योगिकी है जो वायरलेस टेक्नोलॉजीज है वो थोड़ी महंगी होती है। ठीक है, रेडियो, माइक्रोवेव, उपग्रह बेतार, टेलीफोनी अथवा मोबाइल फोन में ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी का प्रयोग इसके उदाहरण हैं। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, सभी के फोन में ब्लूटूथ डिवाइस लगी होती है जिसे अब हम अगली स्लाइड में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप खाली देख लें क्योंकि ये उन सभी वायरलेस प्रौद्योगिकियों के उदाहरण है जिसमें तार की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसमें पहला है रेडियो। रेडियो भौगोलिक विस्तार, आय, शिक्षा, आयु, लिंग और धर्म की दृष्टि से रेडियो का पूरे विश्व के दर्शकों, श्रोताओं पर प्रभाव रहता है। रेडियो को लोग बहुत ही रुचि के साथ सुनते हैं और अलग अलग हिसाब से इसका उपयोग किया जाता है। जो कृषि से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए अलग से प्रोग्राम आते हैं, जिनको म्यूजिक का शौक होता है, जिन्हें गाने सुनना अच्छा लगता है, वो अलग हर तरीके के प्रोग्राम रेडियो के ऊपर आते हैं। सारी जानकारियां, रिसेंटली क्या चल रहा है और क्या कोई कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, सरकार के द्वारा कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, ये सारी जानकारी रेडियो के द्वारा प्रसारित की जाती है। घटनास्थल पर ऑन द स्पॉट प्रसारण या अनुकारी प्रसारण के जरिए यह समय और स्थान के अवरोधों को पार कर सकता है। छोटे आकार के ट्रांजिस्टर के प्रयोग से देश के दूरस्थ भागों में संचार प्राप्त करना संभव हो गया है। अब छोटे ट्रांजिस्टर जो होते हैं, छोटे रेडियो जो होते हैं, उन्हें कहीं पे भी ले जाया जा सकता है और वहां पे जाके सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उसके लिए किसी वायर की या तार की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है टेलीविजन। टेलीविजन भारत में सन 1959 में प्रारंभिक तौर पर शिक्षा के प्रभाव को बढ़ाने और ग्रामीण विकास की वृद्धि के लिए लाया गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से पे आपसे पूछा जा सकता है कि टेलीविजन का प्रारंभ कब हुआ, तो ये 1959 में प्रारंभ हुआ और इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था शिक्षा के प्रभाव को बढ़ाना और ग्रामीण विकास की वृद्धि का करना, क्योंकि शहरी विकास तो हो रहा था पर एक देश का विकास तभी होगा जब वहां के ग्रामीण एरिया का भी विकास होगा। तो उसके लिए यह आवश्यक था कि सारी सूचनाओं को ग्रामीण इलाके तक पहुंचाना आवश्यक था। इसके लिए रेडियो और टेलीविजन का उपयोग किया जाने लगा। टेलीविजन के प्रोग्राम को बनाने में चाक्षुष आवर्धन का क्या अर्थ है? मतलब चित्रों के द्वारा बताना, ध्वनि प्रवर्धन जिसमें चित्र होते हैं, आवाज होती है, अध्यारोपण, स्प्लिट स्क्रीन प्रक्रिया, फेडिंग, जूमिंग आदि तरीकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब जूम करके बड़ा कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है। यह तकनीकें इसे और अधिक प्रभावी बनाती है और दर्शक पर इसके प्रभाव को बढ़ाती है। जैसे आपने देखा होगा कि रामायण और महाभारत में आपने देखा होगा कि जूमिंग प्रक्रिया की बहुत महत्ता थी। उसमें किसी भी किरदार को बहुत बड़ा करके भी बताया जाता था और बहुत छोटा करके भी बताया जाता था। ऐसे ही आजकल कार्टून्स आते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के तरीकों से और ज्यादा उसे इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। तो रेडियो और टेलीविजन की बहुत ज्यादा महत्ता रही है संचार माध्यम में, संचार प्रौद्योगिकी में। 6th क्वेश्चन है आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी और उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। हमने लास्ट स्लाइड में वर्गीकरण किया था कि उसे दो भागों में बांटा, बेतार प्रौद्योगिकी और भूमिगत प्रौद्योगिकी जिसमें कि तार का उपयोग करके किया जाता है और एक में वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अब है कि आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के क्या कार्य हैं। उसमें सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर मेनफ्रेम्स, बड़े आकार के और महंगे मिनी कंप्यूटर, कम शक्तिशाली और माइक्रो कंप्यूटर माइक्रोचिप प्रौद्योगिकी पर आधारित में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है, बड़े आकार के और महंगे कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर जिन्हें कम शक्तिशाली कहेंगे, और थर्ड है माइक्रो कंप्यूटर जिसमें कि एक छोटी सी चिप होती है। जैसे ये जो एग्जांपल है, ये जो पिक्चर है, ये माइक्रो कंप्यूटर्स की है। ठीक है, ये बहुत ही पतले और आसानी से उपयोग किए जाने वाले होते हैं। यह वर्गीकरण उनकी शक्ति, अनुदेशों के समूचे
समूचे को पूरा करने में, उनकी गति और डाटा को एकत्रित करके उनका संग्रहण करने के लिए उपलब्ध स्मृति, मेमोरी तथा उस कंप्यूटर द्वारा दी जाने वाली परस्पर संबद्धता की क्षमता पर आधारित है। जैसे इसके अंदर डाटा संग्रह करने के लिए अलग अलग कैपेसिटी होती है, उसकी मेमोरी कार्ड डलता है और जिसमें कि डाटा को संग्रहित करके जितनी भी जानकारी है उसको संग्रहित करके रखा जाता है और इसे लंबे समय तक उपयोग में लाया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के कार्यों में, खासकर विस्तार कार्य में, संसाधन प्रोसेसिंग, सभी प्रकार की सूचनाओं का रिकॉर्ड रखना, लेखाकरण, अनुसंधान और क्षेत्र कार्य के प्रयोजन के लिए अनुभवों और विभिन्न विषयों के संग्रहण की भूमिका निभाना और उचित मूल्य पर सूचना सामग्री को प्रकाशित करना आदि शामिल है। इसे इस दृष्टि से पारस्परिक क्रियात्मक कहा जा सकता है कि देखने वालों के पास अविष्ट डाटा को देखने का विकल्प रहता है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब जैसे लैपटॉप है, टैबलेट्स है, इनका उपयोग बहुत बढ़ गया है। इन्हें कहीं पे भी ले जाया जा सकता है, कहीं पे भी यूज किया जा सकता है और ये लाने ले जाने में भी इजी होते हैं। तो आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग बहुत बढ़ गया है और इसका पहला एग्जाम्पल है माइक्रो कंप्यूटर, जिसे 3 भागों में बांटा गया है: बड़े आकार के और महंगे मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स। इसमें विशेष प्रकार की मेमोरी होती है, अलग अलग मेमोरी कार्ड डले होते हैं, इसके अंदर हार्ड डिस्क लगी होती है और इसमें सारे रिकॉर्ड को संग्रहित करके रखा जाता है और सभी प्रकार की सूचनाओं का रिकॉर्ड। इसका कार्य क्या हो गया कि सभी प्रकार की सूचनाओं का रिकॉर्ड रखना, लेखाकरण करना, अनुसंधान तथा क्षेत्र कार्य के प्रयोजन के लिए अनुभवों और विभिन्न विषयों के संग्रहण की भूमिका निभाना, उचित मूल्य पर सूचना सामग्री को प्रकाशित करना आदि शामिल है। मतलब जिस प्रकार की भी जानकारी की आवश्यकता होती है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर आपको जैसे देखना है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप बस गूगल पे जाके वह नाम डालते हैं और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, उस टॉपिक से संबंधित सारी जानकारी आ जाती है। तो माइक्रो कंप्यूटर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। सेकंड है दृश्य पाठ। टेलीफोन नेटवर्क केबल सिस्टम के माध्यम से मुख्य कंप्यूटर से घर के टीवी सेट तक के प्रेषित इलेक्ट्रॉनिक पाठ सेवा को दृश्य पाठ या दृश्य डाटा कहते हैं। ठीक है, दृश्य पाठ क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इजीली देखा जा सकता है। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है दृश्य पाठ। अब हम ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी के बारे में जानेंगे। यह क्या है? क्या ये नीले रंग का दांत है? आपने देखा होगा कि जैसे फोन को हम पॉकेट में रखते हैं और कान पे इस प्रकार के डिवाइस को लगा के रखते हैं, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन, ये इसमें कोई वायर की आवश्यकता नहीं होती है। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी मोबाइल पीसी, मोबाइल फोन और ध्वनि संचार करने वाले अन्य लघु उपकरणों के बीच एक अल्प लागत, अल्प दूरी रेडियो आवर्ती संपर्क है जो 1 Mbps की दर पर ध्वनि और डाटा प्रेषित करने में समर्थ है, जिसकी गति समांतर और श्रेणीबद्ध पोर्टों की औसत गति की तुलना में 3 से 8 गुना अधिक होती है। यह ठोस अधातु वस्तुओं के माध्यम से प्रेषण कर सकता है। मतलब कि यह बहुत ही यूजफुल डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन को प्रसारित करता है और इसकी जो पावर है वो भी बहुत स्ट्रांग है। यह औसत गति की तुलना में 3 से 8 गुना अधिक होती है। जो प्रसारण की और जो की क्षमता होती है वो 8 गुना ज्यादा होती है। इसमें सेल फोन और हेड फ्री हेडसेट या कार किट के बीच संचार हो सकता है और इस पर बेतार नियंत्रण भी किया जा सकता है। इसमें तार की आवश्यकता नहीं होती है और इसका उपयोग किया जा सकता है। तो सभी को पता है कि ब्लूटूथ क्या होता है। इसमें हम किसी भी जानकारी को सुन सकते हैं। यह एक नीले रंग की संरचना होती है और आपने देखा होगा कि आप ब्लूटूथ के द्वारा किसी के भी मोबाइल को अपने मोबाइल के साथ उसकी इंफॉर्मेशन को जोड़ सकते हैं, उससे प्राप्त कर सकते हैं और सारा काम बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल।
यह वह प्रक्रिया है जो संचार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषक से ग्राही यानी प्राप्तकर्ता तक भेजती है। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल कहलाती है। स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईमेल किसे कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मेल किसे कहते हैं। यह वह प्रक्रिया है जो कि सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रेषक से ग्राही तक भेजती है। जैसे मुझे आपको कोई ईमेल भेजना है तो मुझे आपका एक आईडी चाहिए होगा, एक आईडी चाहिए होगा जिससे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा आपके पास वो संदेश पहुंचा सकती हूँ। इसे क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। ईमेल प्रक्रिया थल डाक की तरह है जिसे कंप्यूटर पर टाइप किया जाता है और मोबाइल के जरिए दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जाता है। यह मेल बॉक्स की व्यवस्था से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संचार की एक आसान विधि है। संदेश कंप्यूटर में सुरक्षित रहता है, जो डाकघर के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक ग्राही उसके बारे में ना पूछ ले। मतलब जब तक सामने वाला व्यक्ति जिसे मैसेज भेजा गया है वो जब तक उसको ओपन नहीं करता है तब तक वह संदेश सुरक्षित रहता है। उसके बाद जो ग्राही है, अगर वो संदेश उसके उपयोग के लिए होता है तो वो उसे डाउनलोड कर लेता है, स्टोर करके रख लेता है, और अगर उसके उपयोग का नहीं होता है तो वो उसे डिलीट भी कर सकता है। इस इस संदेश को टेलीफोन से जुड़े मोडेम का प्रयोग करके देखा जा सकता है। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि एक सेंडर है जो कि मैसेज टाइप करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो प्राप्त करता है उसके पास पहुंच जाता है। ठीक है। अब आपने जो ईमेल आईडी होते हैं, आपको सबको पता है आज के टाइम में सबके पास ईमेल आईडी है। फिर भी इस तरीके की जीमेल है, याहू है, तो बहुत सारे वो मेल हैं जिनके ऊपर की यह ईमेल भेजा जा सकता है। इसमें एक कंपोज बॉक्स होता है जिसमें कि मैसेज को टाइप किया जाता है। इन बॉक्स के अंदर सभी मैसेज रखे जाते हैं और इस प्रकार से जो सेंड का एक ऑप्शन होता है कि आपको पता रहता है कि आपने वह मैसेज किसको भेजा है, कब भेजा है, उसमें डेट भी आती है और टाइमिंग भी आता है, सब कुछ उसके अंदर आता है। तो इस प्रकार की संरचना होती है जिसके द्वारा कि हम अपना मेल भेजते हैं। अब हम पढ़ेंगे उपग्रह संचार के बारे में। उपग्रह संचार किसे कहते हैं? तो पिछले 30 वर्षों में उपग्रह संचार विश्व के लगभग सभी देशों में पहुंच गया है और इसने न केवल संचार में बल्कि मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं में क्रांति ला दी है। उपग्रह संचार क्या है? तो अब यहाँ पे आपके एक प्रश्न बनता है कि उपग्रह संचार क्या है। स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए 20 क्वेश्चन भी लिखे हैं, पर मैं साथ साथ भी आपको बताई जा रही हूँ और मैंने शुरुआत भी प्रश्न उत्तर प्रक्रिया से ही की है। इसके अलावा भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ जिससे कि आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने प्रश्न होंगे और आप उसे समझ सकेंगे। तो उपग्रह संचार क्या है? विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी की सहायता से की जाने वाली संचार प्रक्रिया उपग्रह संचार कहलाती है। यह डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी की सहायता से की जाने वाली संचार प्रक्रिया उपग्रह संचार कहलाती है। अब जो उपग्रह है उससे हम क्या लगा सकते हैं? सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंचती है मोबाइल के द्वारा, जिसमें कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि इस प्रकार मोबाइल टावर होते हैं जो कि सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और मोबाइल्स के द्वारा हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हमें अगर जानना है कि अगले 7 दिन मौसम किस प्रकार रहेगा, बारिश आने की क्या संभावना है, हर एक पिक्चर, हर एक मैसेज इन उपग्रह संचार के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है और वायु वाहित या अंतरिक्ष वाहित प्लेटफॉर्मों पर लगाए गए प्रकाशीय संवेदकों की सहायता से प्राप्त सूचनाएं विश्व भर में प्रेषित की जा सकती है। ये जो सूचनाएं हैं इसे अंतरिक्ष में उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है और वहां से इन सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है टावर्स के जरिए। उपग्रह प्रौद्योगिकी के विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं? इनमें किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच त्वरित और विश्वसनीय संचार बनाने की क्षमता है। यह एक ही समय में पर्याप्त विस्तृत क्षेत्र में एक जगह में विभिन्न जगहों पर एक साथ सूचना प्रेरित करता है। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसे एक ही समय में एक साथ बहुत बड़े जन समुदाय तक पहुंचाया जा सकता है। यह कई जगहों से एक मुख्य स्थान यानी केंद्र में सूचना एकत्रित करता है।
अब है कि उपग्रह प्रौद्योगिकी के लाभ और अनुप्रयोग क्या हैं। देखो, सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके विशिष्ट लक्षण पढ़े, अब हम इसके लाभ और अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग, अर्थात किसी दूरस्थ वस्तु को पकड़ पाना, इसके द्वारा आंकड़े तेजी से और बार बार एकत्रित किए जाते हैं। ये संवेदी डाटा ऐसे अनेक बिंब बनाते हैं जो कई कामों में प्रयुक्त होते हैं। ये बिंब यानी चित्र प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता की सही स्थिति का पता लगाने में मदद करते हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों में के दक्षतापूर्ण उपयोग या मौसम के पूर्वानुमान में सहायता करते हैं, जो कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के लिए सहायक हैं। यह बहुत ही उपयोगी है, जिससे हमें किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सकती है। जैसे कि अगर किसी को कहीं जाना है और उसे एड्रेस नहीं पता है, तो जीपीएस के लगा हुआ होता है, तो यह सूचनाओं को प्राप्त करता है और हमें वहां तक पहुंचा देता है। उसी प्रकार मौसम की जानकारी प्राप्त करनी है तो हम कर सकते हैं। यानी कि यह जो आधुनिक प्रौद्योगिकी है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग आज के टाइम में किया जा रहा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भारतीय अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के उक्त अनुप्रयोग विश्व भर में उच्च गुणवत्ता वाली दूरसंचार प्रणाली उपलब्ध कराना और बेहतर वैश्विक प्रतिस्पर्धा, दूरस्थ और अलग अलग क्षेत्रों को भी विकास के लाभ करवाता है। अर्थात कि कोई एरिया जहां पर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है, वहां पे उपग्रह यानी सैटेलाइट के द्वारा वो इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है। अब हम उपग्रह के द्वारा हमें यह भी पता चल जाता है कि बहुत बार आपने न्यूज में सुना होगा ना कि यह सैटेलाइट से ली गई पिक्चर है, यानी कितनी ही ऊंचाई से उस पिक्चर को लिया जा सकता है कि कौन से देश में क्या घटना घटित हो रही है, कैसे हो रही है, उसकी सारी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। उत्कृष्ट कोटि की और तीव्र संचार की उपलब्धता से इस विषय में की जाने वाली आवश्यक यात्रा में कमी आई है और शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता आसान हुई है। सुकर का क्या अर्थ होता है? आसान होना, जिससे ऊर्जा और अन्य संसाधनों का संरक्षण बढ़ा है। तो यह बहुत ही उपयोगी है उपग्रह संचार, जिसने हमारे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं और अब हर क्षेत्र तक किसी भी जानकारी को पहुंचाना बहुत आसान हो गया है। स्टूडेंट्स, अब हम साइट के बारे में पढ़ेंगे कि साइट क्या होती है। तो साइट एक क्रांतिकारी सामाजिक प्रौद्योगिकीय प्रयोग है, जिसमें उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविजन प्रयोग, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट वर्ष 1976 में अमेरिका के एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी सैटेलाइट द्वारा किया गया था और अपनी किस्म का विश्व का सबसे बड़ा प्रयोग था। यह एक नई रिसर्च थी जिसे सबसे पहले अमेरिका के द्वारा 1976 में किया गया। साइट से विकास, उपग्रह आधारित अनुदेशात्मक टेलीविजन प्रणाली परीक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में मूल्यवान अनुभव प्राप्त हुए हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में साइट ने भारत जैसे विकासशील देशों के लिए विकसित देशों में प्रभावपूर्ण जन संचार के तीव्र विकास में उपग्रह प्रौद्योगिकी की क्षमता का प्रदर्शन किया है। अब इसने न केवल शहरी विकास किया है, बल्कि जितनी भी जानकारी है उन्हें गांवों तक पहुंचाने का कार्य भी किया है। तो साइट की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइट ने यह सिद्ध हुआ है कि दूरस्थ क्षेत्रों में संचार की आधारित संरचना का वितरण न केवल संभव है, बल्कि ये राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने में पूरी तरह से सहयोग दे सकता है। स्टूडेंट्स, ये लाइन मैंने आपको पहले भी समझाई है कि एक राष्ट्र का विकास तभी होगा जब संपूर्ण जानकारी खाली शहरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण परिवेश में भी पहुंचेगी। जब ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों का विकास होगा, तभी राष्ट्र का विकास होगा, देश का विकास होगा। सामाजिक और तकनीकी उद्देश्यों तक पहुंचने की दिशा में साइट हर तरह से सफल प्रयोग है। इससे उपग्रह प्रौद्योगिकी के प्रयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है, खासकर भारत के ग्रामीण क्षेत्र में संचार के लिए टेलीविजन के उपयोग हेतु। अब जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है, फिशिकल्चर से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है, तो हर प्रकार की जानकारियां साइट के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचाई जा रही है, जिससे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों ही संपूर्ण रूप से काम कर सके और सारी जानकारी को प्राप्त कर सके।
फोर्थ पॉइंट है, देखो हम जो पढ़ रहे थे आधुनिक संचार के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें 3 हम पढ़ चुके हैं। अब ये हमारा चौथा पॉइंट है जिसमें है पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो, इंटरेक्टिव वीडियोस क्या होते हैं। ये आधुनिक संचार माध्यम, आधुनिक मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है जिसमें है कि पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो का संबंध ऐसे वीडियो तंत्र से है जो कंप्यूटर और वीडियो का संयोजन है। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन सा संचार का माध्यम है जो कंप्यूटर और वीडियो का संयोजन है। तो उसका आंसर है पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो जो है वो कंप्यूटर और वीडियो का संयोजन है। यह पाठ स्थिर के फोटो, वीडियो, ऑडियो, स्लाइडों, ओवरहेड आदि का प्रयोग करके बहुमाध्यम मल्टीमीडिया को अपनाता है। विभिन्न रूपों में संग्रहित संदेशों से उपभोक्ता अपनी इच्छा अनुसार संदेश प्राप्त करता है। उपभोक्ता की सिस्टम के प्रति जो भी अनुक्रिया होती है उसी के अनुसार आगे का मार्ग निर्धारित किया जाता है। तो यह क्या है, ये इंटरेक्टिव वीडियोस हैं जिनके द्वारा की जानकारी को भेजा जाता है, संदेश भेजे जाते हैं और उपभोक्ता जो होता है वो अपने सिस्टम के प्रति अनुक्रिया होती है और उसके अनुसार आगे का मार्ग निर्धारित करता है। जो भी वीडियो पसंद होती है वो उन्हें देखता है और उसके ऊपर अपने व्यूज देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरेक्टिव वीडियोस कहते हैं। फिफ्थ है दूर सम्मेलन, एक पारस्परिक क्रियात्मक समूह संचार है। इसका संबंध भौगोलिक रूप से अलग स्थित व्यक्तियों, भौतिक रूप से दूरस्थ लोगों के बीच संवाद स्थापित करना है। जैसे कॉन्फ्रेंसिंग है तो उसके लिए अलग अलग जगह पे बैठ के कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। दूर संचार में विकास के फलस्वरूप लंबी दूरियों की यात्रा के बिना भी बैठक आयोजित करना संभव हो गया है। जैसे आज कोविड का टाइम चल रहा है तो जो टीचर्स हैं वो अपने घर से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो यह क्या है, यह दूर सम्मेलन ही है जिसमें एक बड़े समूह को अलग अलग जगह तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। और किसी भी ऑफिस में अगर कोई भी मीटिंग करनी है, जैसे अगर प्रधानमंत्री जी को कोई संदेश देना है तो वह अलग अलग राज्य के मंत्रियों के साथ कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और उसके ऊपर विचार विमर्श कर सकते हैं। तो यह 5 पॉइंट्स हमने पढ़े जिसमें हमने जाना कि कौन कौन से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के माध्यम हैं। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स ये मैं आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिसे हम एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। संचार शब्द से आप क्या समझते हैं, मौखिक और गैर शाब्दिक संचार की विभिन्न विधियां क्या है, ये हमने पढ़ा था। संचार किसे कहते हैं, तो मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। संचार वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों, जानकारियों, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। मौखिक यानी बोल के जो बताया जाता है, और गैर शाब्दिक मौखिक संचार क्या है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वर्बली बताता है, कम्युनिकेशन करता है। जैसे टेलीफोन पे बात करना है, आमने सामने बात करनी है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मौखिक रूप में बताता है। गैर शाब्दिक संचार क्या होता है, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के शारीरिक हाव भाव संकेतों के द्वारा, मुख मुद्राओं के द्वारा और अलग अलग भंगिमाओं के द्वारा, नेत्र संपर्क के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, लिख कर, इन सभी तरीकों से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया जाता है। सेकंड है संचार प्रक्रिया को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब संचार प्रक्रिया में हमने पढ़ा था ना कि संचार प्रक्रिया क्या है, जिसमें कोई भी मैसेज है उसे एक सेंडर होता है, वो संदेश के द्वारा भेजता है, माध्यम का उपयोग किया जाता है और वह श्रोतागण के पास पहुंचती है और वो उसको प्रत्युत्तर करता है। फिर है कि संचार प्रक्रिया में जितनी अधिक इंद्रियां शामिल होगी, संचार उतना ही आसान और उतना ही प्रभावी होगा। और चित्र सहित टिप्पणी कीजिए। तो इसमें क्या होगा कि संचार में जितनी अधिक इंद्रियां शामिल है, अब संचार में सभी इंद्रियां शामिल होती है ना बच्चों, जैसे कि हम देख कर काम करते हैं, सुनकर बातचीत करते हैं,
इसके अलावा कान से सुनना, स्पर्श करना, देखना, सुनना, छूना, ये सारी हमारे इंद्रियों का यूज होता है और उससे हम जानकारी को प्राप्त करते हैं। इसे आप डिटेल में भी लिख सकते हैं, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। संचार माध्यम दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों की व्याख्या कीजिए। देखो, संचार माध्यम दैनिक जीवन में हमें बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। जैसे सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें हमें सारी जानकारी प्राप्त होती है कि कल क्या घटना घटित हुई और आगे की क्या योजनाएं बनाई जा रही है, उसे किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाना है, ये सारी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। इसके अलावा टीवी के ऊपर इंफॉर्मेशन आती है। आप देखेंगे कि अभी कोविड का टाइम जब चल रहा है तो सभी लोगों के पास घर बैठे सारी सूचनाएं मिल जाती है कि अभी कितने केसेस हो गए हैं, कितने इंप्रूव हो रहे हैं, देश में अलग अलग जगह क्या हाल है, विश्व में क्या हाल है। तो संचार माध्यम का दैनिक जीवन में बहुत अधिक प्रभाव है। इस आंसर को आप अपने हिसाब से कैसे भी लिख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल देके आप इसे कर सकते हैं। और संचार माध्यम कौन कौन से हैं? जो स्टूडेंट्स, हमने 2 प्रकार के संचार माध्यम इस वीडियो में पढ़े हैं, ट्रेडिशनल मीडिया और मॉडर्न मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया में हमने कठपुतली, लोक नृत्य, लोक रंगमंच, मौखिक साहित्य, मेले, त्योहार, अनुष्ठान, संकेत, पोस्टर, इन सब के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा। और सेकंड था मॉडर्न मीडिया। मॉडर्न मीडिया में हमने पढ़ा रेडियो, उपग्रह, टेलीविजन, मुद्रण सामग्री, फिल्म प्रदर्शन, ये सारे क्या है, ऑडियो कैसेट्स, ये सारे मॉडर्न मीडिया के एग्जाम्पल हैं। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर है संचार प्रौद्योगिकियों की परिभाषा लिखें। ऐसी 2 संचार प्रौद्योगिकियों का सविस्तार चर्चा करें जिनसे संचार क्षेत्र में क्रांति आ गई है और अपने उत्तर का औचित्य भी दें। अब आज हमने पढ़ा है कि संचार प्रौद्योगिकी क्या होती है और उसका पूरे विश्व में किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है। पहले तो संचार प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखनी है और उसके बाद अब कौन से 2 एग्जाम्पल कौन से हैं जो हमने रेडियो और टेलीविजन पढ़े, इससे संचार के क्षेत्र में क्रांति आई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में ही जिस भी सूचना की आवश्यकता होती है वो पहुंचा दी जाती है और वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है। शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, किसी भी प्रकार की सूचना को इन दोनों माध्यमों के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। फिर है कम्युनिस्ट शब्द का क्या अर्थ है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं बड़े और छोटे दोनों प्रकार के क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। तो हमने पढ़ा था कि इसका अर्थ है सर्वसामान्य। ऐसी परिस्थितियां जब ग्राही सूचना प्राप्त तो करता है पर वह बदले में प्रेषक को बदले में कुछ लौटा नहीं पाता। इस प्रकार के संचार को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के संचार को हम कहते हैं एक तरफा संचार। जबकि एक व्यक्ति अपनी सूचना तो दे रहा है पर जो दूसरा व्यक्ति है वो अपना प्रति उत्तर नहीं दे पा रहा है। तो यह कौन सा संचार है? एक तरफा संचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐसा संचार जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो संचार होता है उसे हम क्या कहते हैं? दुतरफा संचार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरा संस्थागत संगठनों में किन के बीच संदेश प्रसारित किया जाता है? अंतरा संस्थागत संस्थाएं यानी कि जो संस्थाएं होती हैं उनमें संगठनों में कार्य करने वाले लोगों के बीच में, जो उसी संस्था में कार्य कर रहे होते हैं, उनके बीच में संदेश को प्रसारित किया जाता है। ऐसी संचार प्रक्रिया का नाम लिखिए जो वीडियो तंत्र से है, जो कंप्यूटर और वीडियो का संयोजन है। ये हमने आज पढ़ा था कि जो वीडियो और कंप्यूटर का संयोजन है उसे हम क्या कहते हैं? पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं और आज के युग में संचार में इसकी क्या उपयोगिता है, ये स्टूडेंट्स मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। माइक्रो कंप्यूटर एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हमने पढ़ा उसके कितने भाग हैं, उसे 3 भागों में बांटा गया है। ये सारा लिखना है आपको। ईमेल प्रक्रिया मैंने एक्सप्लेन की थी कि ईमेल प्रक्रिया एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने का तरीका है, जिसमें एक सेंडर होता है, वो संदेश को प्रसारित करता है और वह संदेश जो है वो रिसीवर के पास पहुंचता है और रिसीवर के पास वो तब तक इनबॉक्स में रहता है। संचार में किन किन तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो संचार के अंदर एक प्रेषक होता है जो कि सूचना को प्रसारित करता है, संदेश होता है, और जो प्राप्त करने वाला होता है उसे हम रिसीवर कहते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या है, ये हमने आज पढ़ा था, आप इसके बारे में लिखना। संचार माध्यमों के किन्हीं 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। आज हमने संचार
के 9 कार्य पढ़े हैं, जिसमें आप 3 कार्य कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, कि यह संचार माध्यमों के द्वारा किसी भी बात की व्याख्या की जाती है, मूल्यों को संप्रेषित किया जाता है, एजुकेशन और ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा हमने, कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा, बिहेवियरल चेंज के बारे में पढ़ा, और हमने जो भी सूचना को प्रदान किया जाता है उसके बारे में पढ़ा। तो हमने 9 कार्य के बारे में पढ़ा, आप कोई भी 3 कार्य इसके अंदर लिख सकते हैं। उपग्रह प्रौद्योगिकी के उपग्रह प्रौद्योगिकी के लाभ व अनुप्रयोग को समझाइए, यह अभी हमने पढ़ा था कि क्या लाभ है, इनसे सूचनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचाया जा रहा है, सुदूर स्थानों पे पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि विकास की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है। दृश्य डाटा किसे कहते हैं, दृश्य डेटा के बारे में हमने पढ़ा कि यह एक आधुनिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो आपको ये लिखना है इसके बारे में। उपग्रह संचार को परिभाषित कीजिए, संचार प्रक्रिया क्या है समझाइए। तो उपग्रह संचार आज हमने पढ़ा है, संचार प्रक्रिया की डेफिनेशन आपको पता है। प्रभावी संचार यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, जब संचार प्रेषक के द्वारा प्रभावी रूप से प्रदान किया जाता है, जिससे कि जो प्राप्त करने वाला होता है वो उसे समझ सके, और जब जो संचार प्रसारित कर रहा है उसकी भाषा बिल्कुल सही होनी चाहिए, जो मैसेज है वो बहुत ही उचित होना चाहिए, तो वह क्या कहलाता है, प्रभावी संचार कहलाता है। ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया है, आप डिटेल में ये प्रश्न लिखना और उनके उत्तर लिखना, क्योंकि स्टूडेंट्स वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, अगर मैं वापस से आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं थोड़े से की पॉइंट्स दे रही हूँ और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ। पर आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि आप क्वेश्चन भी साथ में लिखो, तो मैंने आपके लिए तैयार किया है। लास्ट क्वेश्चन है, एसएमसीआरसी मॉडल क्या है, जिसमें एक सेंडर होता है, मैसेज होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है, और वो उसको प्रति उत्तर देता है। तो ये इसके बारे में हमने पढ़ा था। आप इसका डायग्राम बना के भी इसको दोबारा से अपनी कॉपी में कर सकते हैं, और मैं बार बार सभी स्टूडेंट्स को यही कहूंगी कि स्टूडेंट्स आप लिख के याद करें, आपको वो हमेशा याद रहेगा। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आप इसके नोट्स बनाएं, इसे याद करें और इसे लिखकर याद करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।